क्यों भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? क्यों सुप्रीम कोर्ट बार बार आर्टिकल 21 को हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? आइए जानते हैं इसी चीज़ को हमारे डे 3 ऑफ लर्न एवरीडे में। आज हम प्रेम्बल और फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं प्रेम्बल से। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रेम्बल है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन पूरा जब बन गया और ये इसमें डेट भी दी हुई है 26 नवंबर 1949 को ये प्रेम्बल आपका बन के एक्सेप्ट हुआ था। पर इसकी शुरुआत यहाँ से नहीं हुई, इसकी शुरुआत हुई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस की। या सही मायने में कहें तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से भी नहीं, इसकी असली शुरुआत हुई 1215 यानी 1215 में मैग्ना कार्टा से। मैग्ना कार्टा वो पहला रिटन डॉक्यूमेंट था जिससे सरकार की या उस टाइम पे मोनार्क की पावर्स को लिमिट किया गया। वहीं से रूल ऑफ लॉ निकला है, कानून का राज। किसी राजा का नहीं, कानून का राज। और वहीं से आज की हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी निकली है, वहीं से हमारा प्रेम्बल के आइडियल्स निकले हैं, और वहीं से फंडामेंटल राइट्स निकले हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था, आगे हम पढ़ेंगे भी उसके बारे में, वो उनकी उस अंग्रेजी पढ़ाई को भी दिखाता है जो उन्होंने मैग्ना कार्टा की करी। साथ ही जो देसी स्ट्रगल उन्होंने करा, जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, आप अगर डे 1 पे जो मैंने बताया था एनसीईआरटी का चैप्टर 1, उसमें एक टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, आपने उसको अगर पढ़ा है तो आप समझेंगे कि किस तरीके से वो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था, उसमें वो इनहेरिट करता है। तो आइए प्रेम्बल से शुरू करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो एक एक टर्म पे चलते हैं। सॉवरेनिटी, ठीक है, हम पूरी तरीके से आजाद, सॉवरेन शब्द हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी किया था। वहां इंडिपेंडेंट, सॉवरेन और रिपब्लिक, ये तीन टर्म्स की बात थी। यहाँ पे सॉवरेन जो ओरिजिनल था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात हुई थी। ठीक है, अच्छा, हम 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाते हैं, आज़ाद हम जबकि 15 अगस्त को हो गए थे 1947 में। उसके बाद हम क्या थे? उसके बाद थे हम ब्रिटिश एम्पायर के डोमिनियन। डोमिनियन वो होता है जहाँ पे जैसे अभी प्रेसिडेंट है वो क्राउन ही रहेगा, ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, जैसे कॉमनवेल्थ का हेड भी होता है, तो उसका इशू हुआ था कि भाई हम कॉमनवेल्थ के जब मेंबर बन गए कि ये तो सॉवरेनिटी पे खतरा आ गया। तो फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने समझाया कि ये सिर्फ एक गेम्स है या एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस सॉवरेनिटी पे कोई खतरा नहीं है। वहां पर अगर होता कि ब्रिटिश ऊपर है या बाकी देश नीचे हैं, तो सॉवरेनिटी पे खतरा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो सॉवरेनिटी पे खतरा नहीं, हाँ ये जरूर है कि सिंबॉलिक हेड आज भी ब्रिटिश क्राउन ही है, वहां पे पावर नहीं है कोई। ठीक है, बस सिंबॉलिक है। पर ये सिंबलिज्म भी उनको चोट पहुंचाता है जिन्होंने इस देश को उनसे आज़ाद कराने में अपनी जान गंवाई। ठीक है, अपने रिसोर्सेज गंवाए, और रिसोर्सेज तो सही मायनों में हम और आपने भी गंवाए हैं। ठीक है, आज जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी हद तक उस ब्रिटिश एम्पायर की बदौलत है। खैर, सोशलिस्ट, सोशलिज्म ये भाई जो है सोवियत यूनियन से लिया गया था, लेकिन जिन्होंने ये लिया था इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने ही इसके बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी जो आपके लक्ष्मीकांत में भी दी गई। वो ये है कि सोशलिज्म, नेशनलिज्म उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का सोवियत यूनियन में है।
हमने ये टर्म वहाँ से जरूर लिया है, पर इसको हम इंडियन कंटेक्स्ट में रीडिफाइन करेंगे, और हमने किया भी है। ठीक है, कई सेक्टर्स ऐसे हैं, एनर्जी हो गया, स्टील हो गया, इसमें उस समय प्राइवेट के पास वो रिसोर्सेज नहीं थे, प्राइवेट फर्म्स के पास, कि वो अपने बलबूते कर पाए। सरकार के पास क्योंकि टैक्स रेवेन्यू, और वो लोन भी ले सकता है कई ऐसी जगहों से, जैसे WHO से ले आए, या वर्ल्ड बैंक से ले आए, IMF से ले आए। ठीक है, वो चीज़ें प्राइवेट कॉरपोरेशन नहीं कर सकता। लेकिन एक बार जब प्राइवेट कॉरपोरेशन, कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें बड़ा अच्छा करता है, भैया जियो क्रांति की बदौलत तो हम और आप ऐसे बैठे हैं, वरना तो ऑनलाइन क्लास किसी ने सोचा भी नहीं था पेंडेमिक से पहले। ठीक है, और इवन स्टील में सेल से बड़ा टाटा हो गया है। ठीक है, ONGC से compete कर रहा है रिलायंस, इवन डिफेंस सेक्टर में, स्पेस में। ठीक है, कुछ कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर इंडिया में भी कुछ साल बाद स्पेस एक्स जैसा आप कुछ देखें। ठीक है, इसरो के ही कुछ साइंटिस्ट अलग होके, भैया IIT के बच्चे जा नहीं रहे हैं इसरो में क्योंकि उनको पैसा कमाना है, हो सकता है कि भाई कोई भविष्य में आए। तो अगला टर्म सेक्युलर। सेक्युलर देखिए रिपीटेड है, यहाँ पे भी लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है, और वहाँ भी ये टर्म जोड़ दिया गया था एक सेकुलर, क्योंकि शब्द अक्सर यूज होता है उसके लिए। सेकुलर का अगर आप रियल मीनिंग देखें तो जहाँ पे रियल, जिन कंट्रीज में रियल सेकुलरिज्म है, रियल सेकुलरिज्म का मतलब स्टेट दबाता है रिलीजन को फॉलो करने से। ठीक है, ये पब्लिकली जैसे हम लोग ये कड़ा, ये कलावा, या ये सब पहन के घूमते हैं, गले में पहनते हैं, या गले में क्रॉस जो अक्सर क्रिश्चियंस पहनते हैं, अभी 25 दिसंबर आने ही वाला है, तो वो अलाउड ही नहीं है, आपको उसको बहुत प्राइवेट मैटर बनाना पड़ता है। पर इंडियन सेकुलरिज्म में आप ना सिर्फ ये सब फॉलो कर सकते हैं अपना रिलीजन, साथ ही उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम टू प्रोपोगेशन भी है हमारे यहाँ। इसलिए जब भी आप प्रेम्बल पढ़ें तो प्रेम्बल को फंडामेंटल राइट्स के साथ मिलाकर पढ़ें, तो आपको दोनों चीजें याद रहेंगी और आप दोनों को कोरिलेट कर पाएंगे। आगे डेमोक्रेटिक। ठीक है, ये भैया हमें डेमोक्रेसी चाहिए थी, और सही मायनों में तो भारत को डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, ये दोनों चीज़ों का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, वैशाली अगर आपको याद हो एंशंट इंडिया में, ठीक है, वहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम थे। हाँ, ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी या मॉडर्न डेमोक्रेसी हम कहें, वो अंग्रेज़ों के बाद आई, यानी अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के बाद। ठीक है, अंग्रेज़ों की बदौलत नहीं आई। ठीक है, इसको कई लोग जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल समझते हैं कि देखिए अंग्रेज़ों की वजह से हमको डेमोक्रेसी मिली है, वरना हम अभी तक राजा के गुलाम होते। ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे अभी जो है अंग्रेजों से तंग आकर, ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो पहले फ्रीडम फाइटर्स थे, वो बाहर गए, उन्होंने बाहर देखा, BR अम्बेडकर अमेरिका गए, ठीक है, वहाँ पढ़ाई करी, वहाँ देखा। वैसे तब भी होता। ठीक है, और तब भी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी ही आती। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इन इंडिया वॉज ऑलमोस्ट इनएविटेबल। अब वो इतनी हाईली ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के साथ शायद ना आती। चलिए आगे, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। DPSP इसी पे बेस्ड है। ठीक है, कि भाई सबको न्याय मिले। जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का आया है, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी के बावजूद, वो इसी वजह से है कि भाई अगर हम फिर तो कुछ लोगों के हाथ में हो जाएगा, जो आजकल हो रहा है ना, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, वो ना हो। ठीक है, सबको, ना सिर्फ सोशल, क्यों सोशल तो बहुत दबा रखा था, हम लोगों को आज हंसी लगती है, क्यों चाहिए रिजर्वेशन, क्यों ये होना चाहिए, कमर पर झाड़ू बांध देते थे, ये स्थिति थी। तो सोशली तो अपलिफ्ट करना था, उसके लिए इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट जरूरी है, और सबसे जरूरी पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट जरूरी है। जब तक उनका पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, तब तक उनके लिए लॉस कौन बनाएगा। हालांकि ये बहुत ही आयरॉनिकल है कि आप हमारे लोकसभा में रिजर्वेशन है, और सरकार में लोग पहुंचते हैं शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, और उनको उनके राइट्स जो असल मायने में अभी तक बचाता है वो है सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे
कोई रिजर्वेशन नहीं है। अभी तक सिर्फ 2 चीफ जस्टिस हुए हैं जो जिन्होंने जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं। अभी रिसेंटली जो गवई साहब हुए हैं, उन्होंने तो अरावली, भाई यार हिस्ट्री यार वो ज्योग्राफी पढ़ी है हमने, पुराना सबसे खोदे डाल रहे हैं सब। चलिए, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अच्छा, लिबर्टी शब्द यहाँ क्यों यूज करा, फ्रीडम क्यों नहीं? आप देखेंगे फ्रीडम फ्रीडम हर जगह यूज हो रहा है फंडामेंटल राइट्स में, बट यहाँ लिबर्टी यूज करा कि फ्रीडम और लिबर्टी में एक मूलभूत अंतर है। फ्रीडम क्या है? आप पे कोई रेस्ट्रेंट नहीं है। लिबर्टी है लॉ की तरफ से, लीगली कोई आप काम कर रहे हैं उसमें कोई रिस्ट्रेंट नहीं है। दो अलग अंतर है। देखिए, आपको दूसरों के लॉ जो मतलब तकलीफ दिए बिना, लीगली आपको दायरे से बाहर जाए बिना आप अपना थॉट जो भी है आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई ईश्वर नहीं है, ठीक है, या ये इस तरीके के धर्म में ये चीज ठीक ठीक है, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी को हर्ट करे बिना। आपका अपना बिलीफ है, आपको लगता है कि भाई पत्थर वत्थर जो हिंदुइज्म को करने के लिए कहते, मैं कहता हूँ इस पर्दे में है, भगवान है, मान सकते हैं आप। फेथ है आपका, आप जिस तरीके से पूजा करना चाहें, ठीक है, कोई एक टांग पे करना चाहे, कोई सर सिद्धा करके करना चाहे, कैसे भी करना चाहे, आप पूरी तरह आजाद। इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, नेपोटिज्म, यही इसी को खत्म करने के लिए इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, बराबरी, ये रिजर्वेशन भी इसी से है कि भाई अपॉर्चुनिटी तो मिले। हालांकि सच ये है, रिजर्वेशन का फायदा भी गलत लोग उठा रहे हैं। रवि सिहाग, पूजा खेड़कर, है ना, जो असली जिनको रिजर्वेशन चाहिए, जो शेड्यूल कास्ट को, ओबीसी को, एसटी को बिलोंग करते हैं, वो छठी पास नहीं कर पाया। कायदे से तो वो अफसर होने लायक काबिलियत रखता है, पर बेचारा पढ़ ही नहीं पाया, तो रिजर्वेशन का फायदा कैसे लेगा? खैर, आगे बढ़ते हैं। टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था, ठीक है। सोशलिस्ट सेकुलर भी कई बार बता चुका हूँ, अमेंडमेंट करके जोड़ा, इसलिए इस तरीके के फ्लो में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वाई कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट, एंड देन प्रेम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स। फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। हालांकि अकॉर्डिंग टू नेताजी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में करो लड़ाई, खूब करो दंगे फसाद, गरीब कभी ना हो पाए आजाद, क्योंकि अगर सब मिल बांट कर खाएंगे तो नेताजी वोट कैसे कमाएंगे, वोट या नोट कैसे कमाएंगे, ठीक है, वोट भी उसी लिए चाहिए। सो फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इन सभी टर्मिनोलॉजी, अच्छा ये मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे ही नहीं, इन सभी टर्मिनोलॉजीज के मतलब, ठीक है, सीधे सीधे पूछ दिए जाते हैं कौन कौन सा है। कई लोग फ्रीडम को करके, हाँ फ्रीडम है प्रेम्बल में, फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी शब्द इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे, और इस डेट को तो ध्यान रखना ही रखना है। और कायदे से मैं ये बोल भी चुका हूँ, आगे भी बोलता रहूँगा, प्रेम्बल आप पूरा रट डालें, ठीक है, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, और आप एक बार आपके दिमाग में उनको सीक्वेंस याद रहेगा तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा। अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम अडॉप्ट करते हैं, इसको लागू करते हैं और अपने आप को देते हैं। कौन देते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हालांकि उन पे होता है कि भाई डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, बट दे वर इंडियंस एंड दे वर द वंस हु फॉट फॉर आवर कंट्री, ठीक है। अब वो नॉन वायलेंस है, वायलेंस है, वो अलग बात है, बट दे वर द पीपल हु वर द कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स, जिन्होंने वो आइडियल्स रखे। और बहुत भाग्यशाली है हम कि उन्होंने इतना अच्छा संविधान बनाया, ठीक है। नेपाल का तो आप देख चुके हैं हाल, नेपाल क्या यार, हमारे ज़्यादातर पड़ोसी ऐसे हैं। चाइना, डेमोक्रेसी कभी नहीं हुई, वहाँ एक पार्टी का राज है। पाकिस्तान अलग मजाक है, बांग्लादेश मजाक बन चुका है, ठीक है। श्रीलंका, वहाँ भी नेपोटिज्म खा गया है, ठीक है। तो भाई प्रेम्बल को बार बार पढ़ते रहें और प्रेम्बल को बार बार समझते रहें। अब प्रेम्बल से रिलेटेड कुछ और चीज़ें जानते हैं, ठीक। जैसे
जो प्रेम्बल का नेचर है वो फिलॉसफी और ऑब्जेक्टिव्स और गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज, इट इज द की टू द माइंड ऑफ मेकर्स। काहे के मेकर्स? कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स। ठीक है, स्टूपिड क्वेश्चन नहीं सोचना। ठीक, की टू द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, क्योंकि इसमें हमें वो आइडियल समझ पे आते हैं जिन पर ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। तो आगे कभी किसी लीगल लैंग्वेज है कंफ्यूजन हो कि यहाँ पर क्या मतलब था, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने आप में इसको ये कोई लागू नहीं होगा, आगे हम पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अपने आप में ये लागू नहीं होगा, इसकी मदद से, यानी किसी इसलिए मैंने कहा फंडामेंटल राइट्स के साथ अक्सर इसको कोर्ट कहता है कि नहीं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ही कहना चाह रहे थे। अपने आप में इसका कोई लीगल नहीं है, इसको कोई लीगल इनैक्टमेंट इसका नहीं है। ओके, अब कुछ केसेस पढ़ लेते हैं जिसमें इसका मेंशन हुआ। तो बेरोबारी यूनियन केस, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेरोबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेम्बल पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, भाई वो तो प्रीफेस हुआ किताब का, तो वो पार्ट में नहीं आएगा, तो इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। भाई जो पार्टी नहीं है तो काहे अमेंड करे हो, तो 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, ये पार्ट ही नहीं है। फिर वही सुप्रीम कोर्ट, दूसरे जज केशवानंद भारती केस पलट गई, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड बेरुबारी जजमेंट। ठीक है, हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। पर बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती केस में से ही आया है, तो इट कैन नॉट बी अमेंडेड सो एज टू डिस्ट्रॉय डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर के जैसे जो कल बात थी वही आज बात है, इसलिए कल अमेंडमेंट पढ़ा दिया आपको। बेसिक आप जो अमेंडमेंट करना चाहें कीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ फाउंडेशंस है जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, उस पर कोई चोट नहीं आनी चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फेडरल करेक्टर, ठीक है, सोवरेनिटी, सेकुलरिज्म, इन आइडियल्स पर कोई चोट ना आए। उसके अलावा आप जो अमेंडमेंट करना चाहे समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार कीजिए, कोई रोक नहीं है पार्लियामेंट की पावर्स पर। आगे ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने सोशलिस्ट, सेकुलर और ये इंटीग्रिटी, ये सब शब्द जोड़ दिए। ये क्यों वैलिड है? क्योंकि भाई बेसिक स्ट्रक्चर को कोई चोट नहीं पहुंचाई। सेकुलर हम पहले से थे, ठीक है, सोशलिस्ट भी हम पहले से थे। अभी मैंने आपको बताया भाई, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो पहले से था, ठीक है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डीपीएसपी जितने सारे, डीपीएसपी का वो 39A और बी, उसको लागू करने के चक्कर में राइट टू प्रॉपर्टी हटाना पड़ा, राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बनाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। चलिए आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक बार देख लेते हैं। हालांकि मैं एक बार बता चुका हूं और कई बार इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए इस चीज को देख लेते हैं। इंट्रोड्यूस बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946 इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अच्छा, ये 46 में अनडिवाइडेड इंडिया वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, याद रखना। अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947 by the Constituent Assembly, again अनडिवाइडेड इंडिया। काश ना हुए होते, इतना सारा जो जा रहा है वो नहीं जाता। हाँ खैर, फिर धुरंधर भी नहीं बन पाती, है ना, वो भी है, धुरंधर पिक्चर बननी थी। पर्पस, टू ले डाउन द आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड फिलोसफी ऑफ द फ्यूचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सर्व्ड एज फाउंडेशन ऑफ प्रेम्बल। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। की फीचर्स, इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, डेमोक्रेसी वर्ड नहीं, इंडिपेंडेंट, कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है, मार देते हैं लोग कि टेक, हाँ जी हाँ जी डेमोक्रेसी, हाँ बोला होगा, नहीं बोला होगा, पढ़ लो यार, काहे बोला होगा। ऑल पावर एंड अथॉरिटी टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी टर्म नहीं ये। कमिटेड
कमिटमेंट टू जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो है प्रेम्बल में, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ये भी प्रेम्बल में वहां से लिया गया, गारंटी ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम्स, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, अगेन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क रखिएगा, मेंटेनेंस ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ऑब्वियसली। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, प्रोवाइडेड द गांधी प्रिंसिपल्स फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मेनी प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज आर बेस्ड ऑन इट, रिफ्लेक्टेड द एस्पिरेशंस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तो चल रहा था भाई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, तब तक तो पास हुआ नहीं था। रिलेशन विद प्रेम्बल, द प्रेम्बल इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये लाइन वैसे प्री में भी पूछी जा सकती है, मीन्स के लिए तो आपको ये याद रखनी ही चाहिए, मीन्स में आपको कोई आंसर लिखना है उसमें ये यूज कर सकते हैं आप। ऑलमोस्ट ऑल आइडियल्स ऑफ रेजोल्यूशंस आर इनकॉर्पोरेटेड इन प्रेम्बल। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू laid the ideological foundation of Indian Constitution and later crystallized into the preamble। तो कायदे से जो पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी आधार पर है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के। ठीक है, हाँ भाई माइक ना जाए, ठीक है। और प्रेम्बल उसका क्रिस्टल फॉर्म है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही प्रेम्बल है या प्रेम्बल बना है, ये मत बोल दीजिएगा, मूर्ख लगेंगे आप। कोई नॉर्मल आदमी बोलेगा वो बड़ा होशियार लगेगा, लेकिन आप बोलें कि भैया मैं आईएएस की तैयारी करके आऊँ, फिर आप ये बात बोलें तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं लगेगा। क्योंकि असल बात क्या होगी कि भाई बना ही पूरा संविधान ही हमारा उस आधार पर है, प्रेम्बल तो बस उसका एक प्रीफेस यानी क्रिस्टल फॉर्म है। ठीक है, ये लाइन अगेन ये मीन्स पर्पस के लिए भैया इसको नोट करके रख लो। ठीक है, प्री भगवान करे आप सभी का प्री निकले और फिर मीन्स में आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा अगर ज़रूरत पड़े। अब फंडामेंटल राइट्स पे चलते हैं, पार्ट 3, नेचर जस्टिफाइबल। ठीक है, इन्फोर्स बाय कोर्ट्स, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं आपको दिखाई देगा। जस्टिफाइबल राइट्स इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, एम टू अश्योर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब गौर देने वाली बात यह है कि लिबर्टी काहे बोला, फ्रीडम फ्रीडम है तो भैया फ्रीडम फ्रीडम बोल दिया, फ्रीडम टू राइट टू प्रॉपर्टी भी बोला था, पर बाद में समझ में आया कि एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं। ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगा अभी। ठीक है, और बाकी आप लोग तो पढ़े होंगे कि उस फ्रीडम पे रोक भी है, फ्रीडम टू स्पीच में ये भी नहीं कि कुछ भी बोल दो, वरना डिफेमेशन का केस काहे होता, डिफेमेशन एक क्रिमिनल ऑफेंस काहे होता। ठीक है, हालांकि हाँ अभी एक रिसेंटली एक बड़ी अजीब चीज़ हुई है, टीना ढाबी जी को किसी ने रील मेकर बोल दिया तो तुरंत अरेस्ट हो गया। वैसे क्रिमिनल ऑफेंस में भाई पहले कोर्ट जाएंगे, सारे प्रोसीजर्स होंगे, पर वहाँ पे तुरंत हो गया। तो भाई एथिक्स का पेपर पढ़ के लोग एथिक्स फॉलो तो करते हैं, है ना, इतना आप आदर्श पढ़ रहे हैं उससे फर्क तो पड़ता है ना, एकदम अब बदलते नहीं है लोग आईएएस बनने के बाद, बिल्कुल भी नहीं। कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय रीजनेबल लिमिटेशंस। अब रीजनेबल लिमिटेशंस क्या हुए, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे डिफेमेशन या इन केसेस में रोक दी जाती है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी हुई उसमें आपके कई सारे फंडामेंटल राइट्स हटा दिए जाते हैं। अभी कोरोना सबसे बड़ा एग्जांपल, राइट टू मूव। ठीक है, वो रोका आपका, आपका फंडामेंटल राइट है भाई, लेकिन एक आपदा आ पड़ी थी, पेंडेमिक आ पड़ा था, तो उसके लिए रीजनेबल था वहां पे, तो इसलिए रोका। ठीक, अब सभी राइट्स को लेते चलते हैं। राइट टू इक्वालिटी, अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। इस पे एक छोटा सा मैंने यहाँ नोट भी है। ठीक है, आर्टिकल 14 में जो दिया हुआ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है नो पर्सन इज अबव द लॉ। ठीक है, और ये एक निगेटिव कंसेप्ट है। निगेटिव कंसेप्ट क्यों, क्योंकि ये जैसे बार बार मैं याद दिलाऊंगा, जो पूरे फंडामेंटल राइट्स है, पहली बात वो बेस्ड इस बात पे है कि लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, मैग्ना कार्टा, चैप्टर 1 एनसीईआरटी। ठीक, ये भी लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं। जब वीआईपी ट्रीटमेंट के खिलाफ बोलता है सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा इसको साइड करता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ गई भाई,
वीआईपी मंदिर में 4 घंटा लगा है पूजा करने में, आम आदमी को ठीक से देख भी नहीं पाया, हाथ धक्का मार के आगे कर दिया गया। ठीक। ओरिजिन इसका ब्रिटिश लीगल सिस्टम है। इम्प्लीकेशन, कानून के लिए सब बराबर, ना कोई छोटा ना बड़ा, ना कोई अमीर ना गरीब। ठीक है, आंख पे पट्टी बांधे वो देखा होगा तराजू लिए, कानून के लिए सब बराबर। एग्जाम्पल, अ मिनिस्टर एंड अ कॉमन सिटीजन आर इक्वल टू सब्जेक्ट टू क्रिमिनल लॉ। समझ नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल है कि जोक है, पर मतलब ऐसा चाहते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ठीक है, मतलब लीगली तो ऐसा ही है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, अब ये कैसे अलग है? मीनिंग इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल्स डिफरेंटली। अब अगेन इसमें क्यों अंतर किया गया? कई बार अपॉर्चुनिटी के लिए, मान लीजिए कई लोग बोलते हैं कि मेरिट सिस्टम होना चाहिए भाई, सब रिजर्वेशन हटा दो। बिल्कुल, एक बात मैंने एक जगह पढ़ी थी, आप लोग याद रखिए एंड यू कैन राइट इट एज अ कोट: मेरिट सिस्टम इज द मदर ऑफ नेपोटिज्म। अगेन, मेरिट सिस्टम इज द मदर ऑफ नेपोटिज्म। क्यों भाई? सिंपल सी चीज है, आप और मैं इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। मेरे पास मान लीजिए रिसोर्सेज हैं, ये टैबलेट है, मोबाइल है, गरीब के पास नहीं है। आपके पास रिसोर्सेज हैं, गरीब के पास नहीं है। कोई हो सकता है वो भाग भाग के अपना काम चला रहा है, किसी का ठीक से मोबाइल नहीं है, चटका स्क्रीन है, वो तो आपकी तरह ये वीडियोस भी नहीं देख सकता। वहीं अनंत अंबानी जी हैं, उनको ये वीडियोस देखने की जरूरत ही नहीं है, बैठा बिठाया सब मिल रहा है। ठीक है, नॉट टू डिस्क्रेडिट एनीवन, बट टू एश्योर कि एक आईएएस एस्पिरेंट, आप लोग क्यों कर रहे हैं तैयारी भाई? बेसिक क्या है? क्योंकि आपको एक स्टेटस चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसमें एक अंतर है, इसलिए रिजर्वेशन और ईडब्ल्यूएस ये सारी चीजें करी जा रही हैं टू इंश्योर दिस, कि भाई इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करो ना, जो अनइक्वल है उनको अनइक्वल ट्रीट करो, उसको आप उसके बराबर कैसे रख सकते हो? इसी चीज को लेके पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, अलाउज रीजनेबल क्लासिफिकेशन, है ना। इसका एक बड़ा वियर्ड एग्जांपल हो जाएगा, पर अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी पुरुषों और महिलाओं के लिए आप सेम लाइन लगाएं या सेम वॉशरूम्स लगाएं, यू हैव टू बी क्लासिफाइड ना। वैसे ही जैसे सेम स्पोर्ट्स में अगर आप उनको compete करवाएं, हालांकि इस पे फेमिनिस्ट मूवमेंट में उस बकवास में नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब तो उन्हीं को जवाब दे दिया, आदमी जेंडर चेंज करा के वहाँ पे गोल्ड मेडल्स ला रहे हैं। अमेरिका में हो गया, भगवान ना करे इंडिया में ये चीज़ है। सो हाँ, ओरिजिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब अमेरिका में किस तरीके से होता है? अमेरिका में ये प्रोविजंस हैं कि आप, रिजर्वेशन वहाँ नहीं है, पर आप पॉलिसीज ला सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है। ठीक है, जो वहाँ पे लैटिन अमेरिकन कई सारे आते हैं। अमेरिका में आप अगर सदर्न पार्ट में देखें, स्पेनिश बोली जाती है। हम लोगों को लगता है कि सब जगह इंग्लिश ही बोली जाती है, सदर्न पार्ट में स्पेनिश बोली जाती है। वहाँ के कई सारे ऐसे प्रेसिडेंट्स भी रहे हैं जिनकी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज थी, फर्स्ट लैंग्वेज वो स्पेनिश। ठीक है, क्योंकि वो सब ऑक्यूपाई स्पेनिश ने किया था, वो लैटिन अमेरिका इसलिए कहलाता है। वहाँ पर आप स्पेसिफिक पॉलिसीज बना सकते हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए। आप रिजर्वेशन वहाँ पे अभी तक इंडियन, जो जिस तरीके से इंडिया में है वैसा नहीं है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो एक अलग डिबेट है। और ये बहुत ही आयरनिकल है कि इवन पॉलिसीज लानी पड़ती हैं नेटिव अमेरिकन के लिए। ठीक है, नेटिव अमेरिकन जिनकी ओरिजिनली वो लैंड है, जो वाइट्स अपने आप को गो बैक टू, आप चिल्लाने आ जाते हैं आप पे कि गो बैक टू इंडिया, गो बैक टू एशिया। कायदे से अगर कभी आप लोग ऐसे फंस जाएं तो वापस चिल्लाइएगा, गो बैक टू यूरोप, क्योंकि वाइट सब यूरोप से ही आए हैं। इम्प्लीकेशन, लॉ में ट्रीट डिफरेंट ग्रुप डिफरेंटली इफ क्लासिफिकेशन इज रीजनेबल। ठीक है, जैसे पंचायत में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन किया गया। ठीक है, बिहार में तो 50% तक है, ज़्यादातर स्टेट में 40%। ठीक है, लोकसभा के लिए बिल आया, है ना, हमारे पार्लियामेंट के लिए बिल आया, वुमेन रिजर्वेशन 40%। ठीक है, ये क्यों चीज़ें लाई गई? क्योंकि अपलिफ्टमेंट करने की ज़रूरत है ना महिलाओं को भाई। अब
अब शहरों में जाना, महिला अपनी माँ की तरफ देखना है, जब ये चीज महिलाओं के खिलाफ रिजर्वेशन के आप अपने कलीग्स की तरफ देखते हैं, तब इसलिए आपको लगता है क्यों चाहिए। आपकी मदर में 100% कह रहा हूँ, ज्यादातर सब घरों में मदर्स को वो एजुकेशन नहीं लेने दी गई जो वो लेना चाहती थी। एजुकेशन मिली भी तो मान लीजिए BSc MSc करना चाहती थी, साइंस का कॉलेज दूर था तो उन्हें BA MA करना पड़ा, कईयों को प्राइवेट से करना पड़ा, और वो भी इसलिए कि भैया लगे लड़की पढ़ी लिखी है, शादी करा दो इसकी, दहेज कम देना पड़ेगा। दबाया, आज भी दबाया जाता है, आज भी भाई काम नहीं करेगा बहन काम करेगी, ये कई घरों में बहुत कॉमन है। तो इसलिए उनको अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है ना, उनको डबल डिसएडवांटेजेस है, तो उनको ज़रूरत है, तो वो प्रोविजंस बनाए जा सकें। और ये बहुत आयरॉनिकल है कि जहाँ कहा जाता है अरे महिलाएं क्या काम करेंगी, पंचायत में जहाँ जहाँ महिला प्रधान है, जहाँ जहाँ महिलाएं ज़्यादा हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट बेहतर हुआ है। इवन फीमेल ऑफिसर्स बेहतर काम कर रही हैं एज IAS, वो लोगों से कनेक्ट बेहतर बना रही हैं। ठीक है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो बेहतर काम नहीं कर पाती, और शायद इसलिए क्योंकि उन पर वो भी होता है ना एक प्रेशर कि भाई आप पूरे महिला समाज का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो आपको बेहतर काम करना पड़ेगा, शायद इसलिए भी बेहतर काम कर रही हैं। पर इन जनरल ये देखा गया है कि वो पुरुषों से बहुत बेहतर काम कर रही हैं। और एक साइंटिफिक फैक्ट यहाँ पे याद रखिए, महिलाओं के दिमाग में ब्रेन सेल्स और ग्रे मैटर ज्यादा होता है पुरुषों के मुकाबले। जैसे पुरुषों के शरीर में ताकत ज्यादा होती है, महिलाओं के दिमाग में ब्रेन सेल्स और ग्रे मैटर ज्यादा है। चलिए, तो एग्जाम्पल वही स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन, SC एंड चिल्ड्रन। की डिफरेंस अगर आपको यहाँ पे समझना है तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ इंप्लाइज यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ, while equal protection of laws permits reasonable differentiation to achieve substantive equality। अच्छा, इसको कहाँ कौन सा अप्लाई होगा, कि भाई एक तो आपने बोल दिया इक्वल इक्वालिटी है, दूसरी तरफ बोले इक्वल प्रोटेक्शन, तो किस सजा दी जाएगी, तो मर्डर की अलग अलग सजा होगी? नहीं, क्राइम आप करेंगे या क्रिमिनल उसमें होगा, वहां इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब बराबर। हालांकि वहां भी किया जाता है, निर्भया केस याद होगा, ठीक है, माइनर होने की वजह से वो बच गया था फांसी पर चढ़ने से। खैर, इक्वलिटी बिफोर लॉ में आपके स्टेटस का कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या करता है कि उस स्टेटस को लाया जाएगा, तो ये अपॉर्चुनिटीज के टाइम अप्लाई होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इतना डिटेल इसलिए बताया क्योंकि कंफ्यूज बहुत होते हैं। ये आगे चलते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, RRCSP, इसको रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ को ये ऐसे फॉर्मूले से याद कर लिए, RRCSP। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यहाँ पे जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम रिजर्वेशंस भी होते हैं और जो इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, भाई अंबानी का बच्चा भी देगा तो उसको कोई स्पेसिफिक नहीं मिलेगा, शायद इसलिए देते नहीं है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स, टाइटल्स को याद रखिएगा, ठीक है, जो ये राजा महाराजा सिंधिया साहब या उधर के राजस्थान के कई सारे लगवाते हैं, अब तो काहे के राजा होटल मैनेजर है, ठीक है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में नहीं लगा सकते, कायदे से बोल भी नहीं सकते हैं, इलीगल है दीज टाइटल्स, बट लोग नहीं मानते, सच तो ये है, वो कम बुलवाना चाहेंगे, लोग ज़्यादा बोलना चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट टू फ्रीडम्स। अगेन फ्रीडम्स यहाँ पे शब्द यूज किया है, व्हाट इट इम्प्लाइज इज लिबर्टी। 6 फ्रीडम्स हैं, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन। अच्छा, जो लॉ ऑप्शनल वाले हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक, उनका जो एडवोकेट्स एक्ट है 1961 वाला, वो भी इसी प्रोफेशन वाले में से निकला है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे यही अप्लाई नहीं होगा, मैं आपको बकायदा दिखा देता हूँ। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यहाँ पे है, नथिंग इन सब क्लॉज A of clause 1 shall affect the operation of any existing law, prevent the state from making any law in so far as such law imposes reasonable restriction on the exercise of the right conferred by the sub clause in the interest of sovereignty and integrity of the India, the security of the state, friendly relation with foreign state, public order, decency or morality, or in relation of contempt of court, defamation,
बात हो गई थी इसकी इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ठीक है, मैं आपको उकसा रहा हूँ या किसी को कोई उकसा रहा है, ठीक है, टू कमिट अ क्राइम। ठीक है, तो वहां पे नहीं कि साहब मैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ। नहीं भाई, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आप किसी की बदनामी कर रहे हैं, किसी की इंसल्ट कर रहे हैं बेवजह, वो बुलिंग में आता है बेसिकली, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अगेन हम असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है, इसका भी देख लेते हैं। इसमें भी सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ कंफर्ट बाय द सेट सब क्लॉज। दंगा प्रभावित क्षेत्र है, आप कहेंगे नहीं हम तो बिना हथियार के आ रहे हैं, नहीं आ सकते अभी कोरोना काल में। ठीक है, असेंबल भाई हमारा तो फंडामेंटल राइट है, नहीं हो सकते थे, है ना। वो क्या था, 2 गज की दूरी दूरी है जरूरी, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन था वो। इसी तरीके से सभी के रिस्ट्रिक्शंस जरूर याद रखिएगा, कि रिस्ट्रिक्शंस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये चीजें तो याद रखनी ही रखनी है, पर रिस्ट्रिक्शन भी याद रखने हैं साथ में दोनों। आप एक टेबल बना लीजिए, ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिस्ट्रिक्शन, बी असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स रिस्ट्रिक्शन। इस तरीके से आप जब याद रखेंगे तो आपको बेहतर याद होगा, और 3-4 बार उसको लिख जाइए, याद हो जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, जो अनफॉर्चुनेटली आज भी हो रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास अक्सर ऐसे केसेस आते हैं, अक्सर ऐसी PIL फाइल होती हैं कि बच्चों से भट्टों में मजदूरी कराई जा रही है, हीटेड हो रहे हैं, और बहुत सरिये की फैक्ट्री में, सरिये अगर कभी बनते देखिएगा, उसमें जब मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल काम नहीं करना चाहिए। मैनुअल स्कैवेंजिंग, सॉरी, मैनुअल स्कैवेंजिंग में तो एक जाति को ही फंसा रखा है। ठीक है, कि वही नाले में डुबकी लगाएंगे, वही घुसेंगे, उसमें कई लोग मर जाते हैं, उनके बच्चे भी यही कर रहे हैं और बचपन से ही कर रहे हैं। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। आगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड रिलीजन एंड टू प्रोपोगेट देम, प्रोपोगेशन का भी राइट है। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि एक IAS अफसर हो गए, क्या वो प्रोपोगेट कर सकते हैं अपना रिलीजन? जवाब है हाँ और ना भी। अब हाँ तब जब वो एज एन IAS अफसर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि IAS अफसर एक पोस्ट है, उस पोस्ट पे रहते हुए कोई ऐसा एक्शन लेते हैं, या एक जज है जो पोस्ट पे रहते हुए जजमेंट देते हुए वो बायसनेस रखता है, तो वहां वो नहीं कर सकता, क्योंकि वहां वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आर्टिकल 12 वाला स्टेट, ठीक, वहां वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पर वो ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक, एक पर्सनल उसमें, ठीक है, वो अपने बेटे को सिखा रहा है या पड़ोस को कुछ प्रोपोगेट कर रहा है या किसी में चंदा दे रहा है, दैट इज प्रोफेशनल, वो पर्सनल डिसीजन ना, उसमें प्रोफेशन का कोई लेना देना नहीं है, वहां वो स्टेट नहीं है बेसिकली, वहां वो कर सकता है। एंड सेम थिंग अप्लाइज टू इन कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑल्सो। एक बॉस है, वो इस बात पे डिस्क्रिमिनेशन करे या वो प्रोपोगेट करे, तो वहां वो नहीं कर सकता, प्रोपोगेशन भी नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर सकता। बट वो एक पर्सनल मीटिंग में मिला है अपने कलीग से, वहाँ वो इस बात पे डिस्कशंस कर सकते हैं, वहाँ वो उनको बता सकते हैं अपने अपने धर्म के बारे में, अपने अपने मजहब के बारे में। धर्म वैसे गलत शब्द है, इसलिए पंथ निरपेक्ष शब्द इस्तेमाल होता है सेकुलर के लिए। ठीक है, धर्म एक बहुत ही अलग शब्द है, वो पता नहीं क्यों प्रचलन में आ गया, है ना। मैं भी बोल जाता हूँ, आप लोग भी बोल जाते होंगे, बट द रियल वर्ड इज पंथ, ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ रिलीजन। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सरकारी स्कूलों में या सरकारी इंस्टीट्यूशंस में कोई भी उस तरीके के जो रिलीजियस बेस्ड फंक्शंस हैं वो नहीं होंगी, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, मुद्दे की बात ये है कि भाई
ना हिंदू लॉ से चलेगा वहाँ पे, ना ही धर्मशास्त्रों के अनुसार चलेगा, और ना ही शरिया लॉ के हिसाब से चलेगा। ठीक है, हिंदू वाले तो खैर समझते हैं, शरिया वाले थोड़े ना समझ जाएंगे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये ज़रूरी इसलिए है ताकि उनका कल्चर बचा रहे। ठीक है, कई लोगों को लगता है यार क्यों है कल्चर, क्या है कि हिस्ट्री हमका का बोझ है, सिलेबस है, पढ़ना पड़ता है। पर एक मूलभूत सवाल जो आता है कि आज हम यहाँ कैसे पहुँचे, वो उस कल्चर और उसमें आपको दिखेगा। अगर आप अपने ही कल्चर को कई चीज़ों में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यार कई सारी चीज़ें उस टाइम की ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से हमारा कल्चर एडजस्टेड था। इवन रिलीजियस कल्चर में आप देख सकते हैं, जो रिलीजन जिस जगह से है ना, जो पंथ जिस जगह से है, वो उस जगह के अनुसार एकदम परफेक्ट कल्चर लेके आते हैं वहां पे एक्लेमेटाइज होने के लिए, वहां की ज्योग्राफी में एक्लेमेटाइज होने के लिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको भैया अच्छा कंफ्यूज मत होना, आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 32 को किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों फैक्ट्स को याद रखना, आपस में प्लीज कंफ्यूज मत करना। अच्छा, अब राइट टू प्रॉपर्टी पे जरा आ जाते हैं। ये तो हैबिस कॉर्पस मेंडामस प्रोहिबिशन सर्चरी को वारंटो, इन राइट्स को आप अभी पढ़ लीजिएगा। इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ाते वक्त मैं दोबारा से इनको डिटेल में जाऊंगा। इस कंफ्यूजन को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस कंफ्यूजन को मत होने दीजिएगा भाई। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी में देख लेते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हटा दिया गया है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट है आर्टिकल 300 ए के अंदर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कई बार। आगे चलते हुए एक बार मैं आपको जरा आर्टिकल 21 दिखाना चाहूँगा। आइए आर्टिकल 21 को देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, यानी भाई प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, यानी अगर प्रोसीजर है किसी की लाइफ लेने का या पर्सनल लिबर्टी लेने का, सिर्फ तभी लिया जाता है। लाइफ लेने का कहाँ से हुआ भाई? फांसी की सज़ा देना। ठीक है, या फिर कोई ज़्यादा बीमार है तो उसको दिया जाता है। ठीक है, कि भाई इंजेक्शन देके वहाँ पे उसको उसको पीड़ा से मुक्त किया जा सके। इन चीज़ों के लिए बनाया गया है कि अगर उस पर लॉ है तो तभी उसी तरीके से लिया जाएगा। अब इसको क्या है ना, ये इतना से लाइन लिख के चले गए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, बट सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इसको एक्सपेंड करता रहा है। अभी रिसेंटली तो ये टाइम हो गया, पुट्टा स्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी को भी इसमें जोड़ा गया कि भाई प्राइवेसी भी पर्सनल लिबर्टी के लिए ज़रूरी है। टू इंश्योर पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी इज नीडेड। गवर्नमेंट हालांकि डिनाई करती है, आधार वाले केस में भी, ये आधार वाले केस में ही गया। ठीक है, तो इसके पूरे लगभग 30 पॉइंट्स आपको लक्ष्मीकांत में मिलेंगे। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार बोलूँगा, उनको याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन भी आ सकता है प्री में, मेंस में भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। प्लीज़ साथ में केसेस के साथ याद कर लें तो और बेहतर है। ठीक है, क्योंकि पुट्टा स्वामी केस तो इंपॉर्टेंट केस है, तो वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया। राइट टू एजुकेशन इसी में से निकला है, आपको इस पॉइंट में मिलेगा, फिर बाद में पार्लियामेंट ने इसको 21A बना दिया। राइट टू एजुकेशन ये इसी में से डिराइव्ड है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में इसको डिराइव किया था उसी में से कि भाई राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के लिए ज़रूरी है कि भाई राइट टू एजुकेशन मिले। ठीक है, लाइफ तो मिल गई, पर्सनल लिबर्टी भी चाहिए, आपको एक डेवलपमेंट भी चाहिए, है ना। बिना एजुकेशन के कैसे होगा? हालांकि आजकल तो खैर एजुकेशन के बाद भी नहीं हो पा रहा, लेकिन बिना एजुकेशन इज नीडेड फॉर इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको पहले देख लेते हैं आपकी एनसीईआरटी को। अभी आपका जो नेक्स्ट टारगेट है एनसीईआरटी का चैप्टर 2 प्रेम्बल और फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर आपका लक्ष्मीकांत से। ठीक, तो इसको आप पढ़ जाएंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स, ये पूरा टॉपिक एक जैसे आगे नोवेल की तरह रीडिंग लगाते चले जाएंगे।
यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा ये मिलेगा आपको, इसको याद कर लिए, बड़ा इजी है आपके लिए, एक पूरा चार्ट बना हुआ है, इतनी मेहनत भाई करके दे रहे हैं लोग आपको, आपको सिर्फ खाना है, थाली में खाना मिल रहा है। तो इसको आप करते चलें, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस करे हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम का ये पूरा डिस्कस करा है, तो इसको आप याद करते चलिएगा। और इसमें आपको ये यहाँ तक करना है, इसमें डीपीएसपी भी आगे आ जाएगा। ये देखिए, ये habeas corpus, a writ of habeas corpus means the court orders the arrested person should be presented before it. It can also order to set free an arrested person। ठीक है, दृश्यम देखी होगी तो उन्हें तो हैबिस कॉर्पस बहुत अच्छे से याद होगा, उसमें जिक्र आया था हैबिस कॉर्पस का। Mandamus, a writ is issued when the court finds a particular office holder is not doing a legal duty, thereby infringing on the right of an individual। Prohibition, को वारंट हो, ठीक है, जो वारंट है, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें लोग अपना जो उनकी नॉलेज है उसको लगा देते हैं। इफ द कोर्ट फाइंड दैट अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट इंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, ठीक है, फर्जी आईडी, तो जो कहते हैं ना वारंट, वारंट का मतलब ये नहीं है तो मैं आपके घर में घुस सकता हूँ। वारंट का मतलब ये है आई एम दैट डेजिग्नेटेड पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय द कोर्ट टू बेसिकली अरेस्ट हुए, जो भी उसको तलाशी लेनी है जो भी, तो इट इज अ सर्टिफिकेट टू इंश्योरिंग दैट आई एम दैट पर्सन, मेरे पास वारंट है, ठीक है। वारंट का मतलब ये नहीं होता कि कोर्ट ऑर्डर है साहब आपके घर में घुस जाएंगे हम। सर्चरी, टू सर्टिफाई द कोर्ट ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट और टू अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू अ हायर अथॉरिटी, ठीक है, लोअर कोर्ट से ऊपर कोर्ट, अपर कोर्ट में उन्हें कोई केस मंगाना है तो वो चीज़ है। तो इन रिट्स को हम जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ेंगे और रिट्स पढ़ेंगे तो और डिटेल में जाएंगे, लेकिन इनको अभी से आप पढ़ के रखिएगा। तो हम कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं। आई होप ये अच्छे से विजिबल होगा, थोड़ा छोटा फॉन्ट है बट मैं बोलता चल रहा हूँ। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है, ठीक है, आर्टिकल 21। ओके, preamble to the constitution of India is a part of the constitution but has no legal effect, not a part of the constitution and has no legal effect either, है ना। सी, a part of the constitution and has the same legal effect as any other part, मतलब सबकी तरह इनएक्ट भी है। a part of the constitution but has no legal effect independently of other parts, तो भाई वो साथ में जोड़ के आएगा ना, और ये अभी रिसेंटली 2020 का है, ठीक है। अभी करते लग रहा कितना आसान सवाल है, ये भी कोई सवाल है, बच्चों वाला सवाल पूछ दिया, वहीं आप लोग ये गलत करके आएंगे। तो इसलिए बार 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 रिपीटिशन इज द की। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, ठीक है, इसको इस तरीके से देख लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नहीं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बताइए तब से जूम हो सकता था, मेरे अब दिमाग में आया है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। आहा, सारे प्रेमी प्रेमिका खुश हो गए होंगे कि अरे वाह इसके लिए भी राइट है, हाँ जी है, तो आपका 21 के अंदर ही इसको किया गया है। हालांकि वो अलग बात है, हमारे देश में माता पिता राइट टू लाइफ ही छीन डालेंगे आपसे, आप ऐसी बात कर देंगे तो, है ना। खाप पंचायत में तो इनफैक्ट डिसीजन भी दे दिया जाता है कि टांग दो भैया, लेकिन भाई आपका ये लीगल राइट है, अपने पसंद के आप मतलब पार्टनर से शादी कर सकते हैं। खैर, अगला, which one of the following statements is correct? Rights are claims of the state against the citizens. Rights are privileges that are incorporated in the constitution of a state. Rights are claims of the citizens against the state. Rights are privileges of a few citizens against the many। तो यहाँ पर जो राइट्स हैं वो बेसिकली मूलतः फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। देखिए, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, ये तो हो ही नहीं सकता ना, हमने वो पढ़ लिया एनसीईआरटी में, ठीक है। राइट्स स्टेट के खिलाफ मिलते हैं। राइट्स आर प्रिविलेजेस दैट आर इनकॉर्पोरेटेड, प्रिविलेज कहना गलत होगा,
राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, दिस इज द राइट आंसर। फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट द मैनी, वो राइट टू इक्वालिटी मार दिया आपने। ठीक, ये हुआ। तो अब प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल आपका ओवर हो गया है, एफ आर्स हो गए हैं। ठीक, आगे हम अभी इसके लिए आपको मिलते हैं, और आपका चैप्टर 2 ऑफ, आधा चैप्टर पढ़ लीजिएगा डीपीएसपी से पहले पहले तक। तो इसके लिए आप 2 दिन लीजिए, कल मैं करंट की वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद हम डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेंगे, उसके बाद अगेन एक करंट की वीडियो। तो भैया 2 दिन में लेकिन कर लेना, और पीवाईक्यूज जरूर कर लेना प्रभु, ठीक है। पीवाईक्यूज नहीं करते हैं आप, इंतजार करते रहते हैं बड़े सुनहरे अवसर का कि भाई ब्रह्मा जी आएंगे, बोलेंगे पुत्र तुम्हारी तैयारी पूरी हो गई है, अब शुरू करो। तो पुत्र या पुत्री जो भी आप हैं, ठीक है, वो समय कभी नहीं आएगा कि आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, पीवाईक्यूज आप कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका, लेकिन वो समय तब भी नहीं आएगा कि आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो इसलिए प्लीज डू सॉल्व पीवाईक्यूज, एंड प्लीज स्टडी consistently. Okay, signing off. Learn every day.